नमस्कार। आज से हम भारत के भूगोल पर एक 3 हिस्सों वाली खास चर्चा शुरू कर रहे हैं और इसकी शुरुआत होगी भारत के बिल्कुल प्राचीन पथरीले दिल से, जिसे हम दक्षिणी या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। हम सिर्फ पहाड़ और नदियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे जमीनी हिस्से को समझने जा रहे हैं जो करोड़ों सालों से इस उपमहाद्वीप के लिए एक मजबूत नींव की तरह खड़ा रहा है। देखिए, आर्कियन काल का मतलब है पृथ्वी के बिल्कुल शुरुआती दिन। यानी ये चट्टानें कोई मामूली नहीं, अरबों साल पुरानी हैं। हिमालय जो आज भी बढ़ रहा है और काफी बेचैन है, उसके ठीक उलट ये पठार एक बेहद शांत इलाका है। यहाँ भूगर्भीय हलचल लगभग 9 के बराबर होती है। तो अपना ये सफर शुरू होता है उत्तर पश्चिमी छोर से। यहाँ एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो इतनी ज्यादा पुरानी है कि उसे सभी पहाड़ों का दादा कहा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये शब्द अवशिष्ट पर्वत वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये हमें बताता है कि ये पहाड़ कितने पुराने हैं। मतलब हवा और पानी ने करोड़ों सालों में इन्हें इतना घिस दिया है कि अब बस उनके अवशेष ही बचे हैं। चलिए अब पठार के किनारों की तरफ चलते हैं। यहाँ 2 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिन्हें हम घाट कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर ये फर्क एकदम साफ दिखता है। पश्चिमी घाट एक लंबी, लगभग बिना टूटी दीवार जैसा है, जबकि पूर्वी घाट कटी-फटी, टूटी-फूटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला जैसा लगता है। पर सवाल ये है कि ऐसा है क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है यहाँ की शक्तिशाली नदियाँ। पश्चिम से जो बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, उन्होंने समंदर तक पहुँचने के लिए पूर्वी घाट को सच में बीच से काट दिया और अपने रास्ते बना लिए। इसी वजह से ये इतना टूटा फूटा दिखता है। अब पश्चिमी घाट की कहानी को समझने के लिए हमें एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। तो इससे ऐसे समझिए कि पहाड़ को ऊपर नहीं धकेला गया, बल्कि उसके अगल बगल की जमीन नीचे धंस गई और जो हिस्सा बीच में अपनी जगह पर खड़ा रह गया, वो एक पहाड़ जैसा दिखने लगा। पश्चिमी घाट जो एक दीवार की तरह है, उसे पार करने के लिए ये दर्रे बहुत ज़रूरी रास्ते हैं। पर सवाल ये है कि उत्तर से दक्षिण तक इनके क्रम को याद कैसे रखा जाए। इसका एक बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका है। बस ये लाइन याद रखिए, थाली भरकर परोस सबको। था से थाल घाट, भर से भोर घाट, परोस के प से पाल घाट और स से सैनकुट्टा। हो गया ना आसान? चलिए अब इस पठार की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। ये तो जैसे भूगोल के सारे नियम ही तोड़ रहा है ना? पठार का ढलान पूरब की तरफ है, पर ये नदियां पश्चिम की तरफ बह रही हैं। क्या ये नदियां चढ़ाई पर चढ़ रही हैं? नहीं, इसका जवाब इन नदियों में नहीं, बल्कि उस जमीन में छिपा है जिसके ऊपर ये बहती हैं। तो राज ये है, ये विद्रोही नदियां असल में ढलान के खिलाफ नहीं बह रही। वो तो जमीन के अंदर बनी एक बहुत बड़ी दरार, यानी एक भ्रंश घाटी के अंदर बह रही हैं। उन्हें तो भूगर्भीय ताकतों से बना बनाया रास्ता मिल गया है। और ये टेबल पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, सतपुड़ा की श्रृंखला एक क्लासिक ब्लॉक पर्वत है और इसके दोनों तरफ 2 भ्रंश घाटियां हैं। एक में नर्मदा बहती है और दूसरी में ताप्ती, और दोनों ही पश्चिम की ओर जाती हैं। अच्छा, इन बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा इस पठार के बीचों बीच कई छोटे छोटे पठार भी हैं और हर एक की अपनी अलग पहचान है। ज्वालामुखी से बनी काली मिट्टी वाले मालवा पठार से लेकर खनिजों का खजाना कहे जाने वाले छोटा नागपुर पठार तक, हर पठार की भूवैज्ञानिक बनावट ही उसकी आर्थिक पहचान तय करती है। तो हमने भारत के इस प्राचीन चट्टानी दिल की यात्रा की। ये ब्लॉक पर्वतों और विद्रोही नदियों की धरती है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी अभी आधी ही है। इस पुरानी जमीन की कहानी इसके उत्तर में बनी नई और उपजाऊ जमीन के बनने की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो सोचने वाली बात यह है कि
कैसे इस पुरानी दुनिया के टूटने फूटने से एक बिल्कुल नई दुनिया का जन्म हुआ, ये कैसे हुआ? इसका जवाब हमें मिलेगा अगली बार जब हम भारत के विशाल मैदानों की खोज करेंगे। नमस्कार और स्वागत है। पिछले हिस्से में हम दुनिया की सबसे जवान और ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर थे और आज हम बिल्कुल दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, भारत के भूवैज्ञानिक दिल की धड़कन को महसूस करने। ये है वो प्राचीन, वो स्थिर प्रायद्वीपीय पठार जो इस पूरे उपमहाद्वीप की नींव है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? भाई, सबसे पहले तो हम इस प्राचीन जमीन की पहचान को समझेंगे, फिर इसकी विशाल पर्वत दीवारों को देखेंगे, नदियों के कुछ बड़े ही अनोखे रास्तों के बारे में जानेंगे और हाँ, इसके खनिजों के खजाने से होते हुए आखिर में इसके उपजाऊ किनारों तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, आखिर ऐसी क्या खास बात है इस पठार में? क्यों इसे पूरे भारत के भूगोल की बुनियाद कहा जाता है? आइए इसी से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये तो एक तरह का भूवैज्ञानिक टाइम कैप्सूल है। ये बना है आर्कियन चट्टानों से, मतलब वो चट्टानें जो तब बनी थीं जब हमारी पृथ्वी बिल्कुल नई नवेली थी। सोचिए, इसीलिए तो ये दुनिया के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन भूभागों में से एक है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है, वो है इसकी स्थिरता। जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों सालों में दुनिया के कितने ही हिस्से बार बार समंदर में डूबे और फिर उभरे, लेकिन ये पठार, ये लगभग हमेशा समंदर के ऊपर ही रहा, कभी नहीं डूबा। और यही बात इसे इतना ज्यादा मजबूत और स्थिर बनाती है। अच्छा, अब इस पठार के किनारों की तरफ चलते हैं। यहाँ खड़ी हैं विशाल दीवारें, और ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वो ताकतें हैं जो भारत के मौसम और पूरे भूगोल को दिशा देती हैं। अरावली श्रृंखला को ये नाम यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जी हाँ, दुनिया की। इसकी कहानी ही इसकी उम्र बयां करती है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब ये पहाड़ शायद हिमालय जितने ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन करोड़ों साल की हवा, पानी और मौसम की मार सहते सहते आज ये बस एक घिसी पीटी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला बनकर रह गए हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। पश्चिमी घाट जो है वो हिमालय की तरह दो प्लेटों के टकराने और मुड़ने से नहीं बने हैं। नहीं, ये असल में एक ब्लॉक पर्वत है, मतलब जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो दरारों के बीच में से ऊपर की तरफ उठ गया। ये तब हुआ जब करोड़ों साल पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड महाद्वीप टूट रहा था। अब इतनी लंबी दीवार है तो इसे पार करने के रास्ते भी तो होंगे। इन्हीं रास्तों को हम दर्रे कहते हैं और इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है उत्तर से दक्षिण की तरफ था भो पासा, यानी थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा। सदियों से ये दर्रे व्यापार और संस्कृति के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं रहे हैं। चलिए अब दक्षिण की तरफ चलते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक मिलन बिंदु पर, एक ऐसी जगह जहां ये दो महान पर्वत श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं। और यहाँ पे ना दोनों घाटों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है पश्चिमी घाट जो एक सीधी लगातार चलने वाली दीवार की तरह है, तो दूसरी तरफ है पूर्वी घाट जिन्हें गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी नदियों ने बहकर जगह जगह से काट डाला है, जिससे वो टुकड़ों में बट गए हैं, एक टूटी हुई श्रृंखला की तरह। 2695 मीटर, जी हाँ, ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी की ऊंचाई। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर शान से खड़ी है। और इसके ठीक बाद बस थोड़ा ही कम ऊंचा दूसरे नंबर पर आता है डोडा बेटा। ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और खास बात यह है कि ये ठीक उसी जगह पर है जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से आकर मिलते हैं। अच्छा, अब एक बड़ी मजेदार भूवैज्ञानिक पहेली सुलझाते हैं। देखिए, पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार पश्चिम से पूर्व की ओर झुका हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी नदियां उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर बहती हैं। कैसे?
तो सवाल ये है कि जब पूरे पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो फिर नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां पश्चिम की तरफ क्यों बहती हैं? ये जमीन की कुदरती ढलान के खिलाफ कैसे जा रही हैं? इसका जवाब ना पठार की ऊपरी सतह पर नहीं है, बल्कि उसकी गहराई में छिपी दरारों में है। होता यह है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां असल में पठार की ढलान पर नहीं बह रहीं, बल्कि वो जमीन में बनी बहुत गहरी दरारों यानी रिफ्ट वैली के अंदर बह रही हैं। और इन घाटियों का ढलान पश्चिम की ओर है, तो नदियां भी बस उसी रास्ते पर चल पड़ती हैं। चलिए, अब इन पहाड़ों और नदियों से हटकर खुद पठारों की बात करते हैं। ये पठार प्राकृतिक संसाधनों के विशाल खजाने हैं। यहाँ एक दिलचस्प कनेक्शन देखने को मिलता है। जो मालवा और दक्कन के पठार हैं, वो करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी के लावे के बहने से बने, और इसी वजह से यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। और फिर आता है छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का रूर कहा जाता है। रूर जर्मनी का एक इलाका है जो अपने उद्योगों के लिए मशहूर है। ठीक वैसे ही छोटा नागपुर का पठार कोयला, लोहा और तमाम खनिजों से इतना ज्यादा भरा हुआ है कि ये सचमुच भारत का मिनरल हार्टलैंड है। और अब अपने सफर के आखिर में हम पठार के उत्तरी किनारे पर पहुंचते हैं। ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है, जहां पुरानी कठोर चट्टानें खत्म होती हैं और उपजाऊ मैदान शुरू होते हैं, और यहीं से हमारे अगले हिस्से की कहानी की जमीन तैयार होती है। ये समझना बड़ा मज़ेदार है कि जैसे जैसे हम पहाड़ों से दूर मैदानों की तरफ आते हैं, जमीन कैसे बदलती है। सबसे पहले आते हैं भाबर, जहां बड़े बड़े पत्थर होते हैं और नदियां उनके नीचे गायब हो जाती हैं। फिर आता है तराई, दलदली इलाका, जहां वही नदियां वापस जमीन पर आ जाती हैं। इसके बाद आता है बांगर यानी पुराना जलोढ़ मैदान, और आखिर में खादर यानी नदी के किनारे का नया सबसे उपजाऊ मैदान। तो अब तक हमने देखा कि कैसे इस प्राचीन कठोर पठार ने जमीन को, पहाड़ों को आकार दिया। लेकिन कहानी का अगला अध्याय ठीक इसका उल्टा है। सवाल ये है कि जब यही कठोर चट्टानें शक्तिशाली नदियों से टकराती हैं, जब नदियां जमीन को आकार देना शुरू करती हैं, तब क्या होता है? बस यही जानेंगे हम अपने सफर के आखिरी और तीसरे हिस्से में। नमस्कार। प्रायद्वीपीय भारत के हमारे सफर के तीसरे और अंतिम पड़ाव में आप सबका स्वागत है। ये एक बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प भूभाग है, तो चलिए इसे और करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे भारत के प्राचीन पाषाण हृदय की, फिर देखेंगे दो महान घाटों को। इसके बाद ऊंचे मैदानों की सैर करेंगे, उन नदियों के बारे में जानेंगे जो नियम तोड़ती हैं, और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये ऊंचे पहाड़ मैदानों में बदल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के भूवैज्ञानिक कोर से, एक ऐसी जमीन जिसने सच में हजारों साल का इतिहास देखा है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्या भारत का कोई हिस्सा हिमालय से भी ज्यादा पुराना है? शायद हम सोचें कि हिमालय तो इतना विशाल है, उससे पुराना क्या हो सकता है? इसका जवाब है दक्षिणी पठार। जी हाँ, ये पृथ्वी के सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूभागों में से एक है। ये आर्कियन चट्टानों से बना है और अपने पूरे इतिहास में ज्यादातर समय समुद्र के ऊपर ही रहा है। कमाल है ना? तो अब जब हमने पठार की बात कर ली, तो चलिए अब उन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं जो इस प्राचीन पठार को दोनों तरफ से घेरे हुए हैं, जैसे कोई दीवार हो। तो देखिए, इस पठार के दोनों तरफ दो बिल्कुल अलग तरह की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक तरफ है पश्चिमी घाट, जो लगातार ऊंचे और एक ब्लॉक पर्वत की तरह हैं, जहां बहुत भारी बारिश होती है, और दूसरी तरफ है पूर्वी घाट, जो टूटे फूटे हैं, जिनका क्षरण हो चुका है और जिन्हें बड़ी बड़ी नदियों ने बीच बीच में से काट दिया है। और हाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियां हमें इसी पश्चिमी घाट में मिलेंगी। सबसे ऊंची है अनाईमुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है। उसके बाद नंबर आता है डोडा बेट्टा का, जो नीलगिरी पहाड़ियों में है, और फिर कुद्रेमुख और कलसूबाई भी हैं।
अब ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि इन्हें पार ही नहीं किया जा सकता। इनके बीच से 4 बड़े दर्रे यानी पासेस गुजरते हैं, जो बहुत ही जरूरी ट्रांसपोर्ट रूट्स बनाते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो ये हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकुट्टा। अच्छा, अब इन दर्रों का उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बहुत ही मजेदार निमोनिक है, थाली भरकर परोस सबको। देखिए, था से थाल घाट, भ से भोर घाट, प से पाल घाट और स से सेनकुट्टा। कितना आसान हो गया। चलिए, अब इन तटीय पहाड़ों से थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और उस महान पठार की सतह को करीब से देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये दक्षिणी पठार कोई एक सपाट जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये असल में कई छोटे छोटे पठारों का एक मोज़ेक है और हर एक की अपनी अलग खासियत है। जैसे विशाल दक्कन का पठार, जो ज्वालामुखी के लावा से बना है। फिर है छोटा नागपुर पठार, जिसे भारत का मिनरल हार्टलैंड कहते हैं। मालवा का पठार भी ज्वालामुखी से बना है, जहाँ की काली मिट्टी कपास के लिए बेस्ट है। और फिर बुंदेलखंड का पठार, जो चंबल नदी के बनाए बीहड़ों के लिए जाना जाता है। आपने छोटा नागपुर पठार के बारे में सुना होगा। इसे अक्सर भारत का रूहर भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मनी के रूहर रीजन की ही तरह ये इलाका भी खनिज और कोयले के भंडारों से भरा पड़ा है। ये भारत का सबसे अमीर मिनरल रीजन है। और अब एक सरप्राइज, हम सब सोचते हैं कि मेघालय की गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा होंगी क्योंकि वो वहीं पास में है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूवैज्ञानिक रूप से ये पहाड़ियां दरअसल दूर दक्कन के पठार का ही एक पूर्वी हिस्सा है, जो बीच में जमीन धंसने से अलग हो गया। अब बात करते हैं नदियों की। प्रायद्वीप की ज्यादातर नदियां एक ही दिशा में बहती हैं, पूर्व की ओर। लेकिन 2 बड़ी नदियां हैं जो इस नियम को नहीं मानती। वो अपना अलग विद्रोही रास्ता चुनती हैं। तो ये नदियां पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं? इसे समझने के लिए हमें पहले रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो, जब जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, तो उनके बीच की जमीन नीचे धंस जाती है। इसी धंसी हुई जमीन से एक घाटी बनती है, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। तो अब बात समझ में आई। नर्मदा और तापी ये वही 2 नदियां हैं जो इन रिफ्ट वैली से होकर पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये प्रायद्वीप की सामान्य ढलान जो पूरब की तरफ है, उसके खिलाफ बहकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं। जबकि गोदावरी और कृष्णा जैसी दूसरी बड़ी नदियां सामान्य ढलान के साथ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और एक और दिलचस्प बात, इन्हीं 2 रिफ्ट वैलियों यानी नर्मदा और तापी की घाटियों के ठीक बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ये एक ब्लॉक माउंटेन का क्लासिक उदाहरण है। मतलब आजू बाजू की जमीन नीचे धंस गई और बीच का हिस्सा एक पहाड़ की तरह ऊपर उठा रह गया। चलिए, अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां ये ऊंची जमीन खत्म होती है और उत्तर भारत के विशाल और उपजाऊ मैदान शुरू हो जाते हैं। ये जो मैदान है ना, ये एक दिन में नहीं बने। इन्हें नदियों ने लाखों सालों में परत दर परत बनाया है और इन्हें हम 4 अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर पहाड़ों के ठीक नीचे है भाबर, जहां मोटे-मोटे कंकड़ पत्थर हैं और नदियां गायब हो जाती हैं। फिर आता है तराई, एक दलदली इलाका जहां वही नदियां फिर से जमीन पर दिखने लगती हैं। उसके बाद आता है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ऊंचा इलाका है। और सबसे नीचे है खादर, जो नई जलोढ़ मिट्टी का निचला इलाका है। अब खेतीबाड़ी और आबादी के लिहाज से देखें तो बांगर और खादर में बहुत बड़ा फर्क है। बांगर पुरानी मिट्टी है, ज्यादा ऊंचाई पर है और कम उपजाऊ है। यहाँ कंकड़ भी मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ खादर निचला इलाका है। हर साल बाढ़ से यहाँ नई मिट्टी की परत जमती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। और अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब का मतलब ही है 5 नदियों की भूमि। तो इन नदियों के बीच की जो उपजाऊ जमीन होती है, उसे दोआब कहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन दोआब के नाम उन नदियों के नामों को मिलाकर ही बने हैं जो उन्हें बनाती हैं।
जैसे बिस्त दोआब बना है ब्यास और सतलज से, बारी दोआब बना है ब्यास और रावी से। है ना कमाल का तरीका नाम रखने का। तो हमने इस सफ़र में लाखों साल पुराने पठार देखे, उन नदियों को समझा जो नियम तोड़कर बहती हैं, और उन मैदानों को भी जाना जिन्हें नदियों ने बनाया है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये प्राचीन भूभाग जो लाखों सालों में बना है, आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित कर रहा है।